हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भारत में खाद्य सुरक्षा चैप्टर में आगे बताते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया कि भारत में कौन से लोग ऐसे हैं जो खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हैं और वो हमेशा ही असुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पर इस तरीके की सुरक्षा बहुत लोगों में व्याप्त थी और भारत के सामने एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरीके से खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो, क्योंकि जो मुख्य अनाज हैं जैसे गेहूं है, चावल है, ये सब भारत को बाहर से आयात करने पड़ते थे और इसमें एक बहुत बड़ी पूंजी जो है भारत की बाहर के देशों में जाती थी। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई और भारत स्वयं का उत्पादन करके अपने राष्ट्र को की मांग को तो पूरा करता ही था, इसके साथ ही साथ वो निर्यात के क्षेत्र में भी बढ़ने लगा। तो इसके पीछे क्या कारण थे उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो नेता थे उनके सामने ये एक गंभीर समस्या थी कि जो भारत का जनसंख्या है उसको पोषण प्रदान किया जाए, उनको तक खाद्य सामग्रियां प्रदान की जाए। तो इसमें इन्होंने कृषि के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने का प्रयास किया और बहुउद्देशीय, इसके अंतर्गत उन्होंने ये योजना अपनाई कि बहुउद्देशीय नदी योजनाएं चला करके इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया कि जो लोग कृषि के लोग थे वो मानसूनी वर्षा पे सिंचाई के लिए निर्भर रहते थे। तो बहुउद्देशीय योजनाओं का मतलब है कि ऐसी योजनाएं जो बहुत से उद्देश्यों को पूरा करती हैं। और आपको मालूम है कि जल से, पानी से बिजली भी बनाई जाती है और सिंचाई भी की जाती है। तो नहरों के माध्यम से ये सिंचाई के योग्य पानी गांवों तक पहुंचाया गया। उसके अलावा बिजली का उत्पादन किया गया जिससे कि गांव में ट्यूबवेल है, बोरवेल है, इनकी माध्यम से सिंचाई की जा सके। उसके साथ ही साथ कृषि से संबंधित लघु उद्योग लगाए जा सके जिससे कि उनके आय में बढ़ोतरी हो। उसके बाद जो उस समय की सरकारें थीं उन्होंने आर्थिक नियोजन का संचालन करके जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं उसमें कृषि के क्षेत्र को प्राथमिकता दी और अधिक अन्न उपजाओ ये लक्ष्य रख करके कार्य किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने कृषि अनुसंधान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की, जिनके माध्यम से बहुत से ऐसे रिसर्च किए गए जिनसे कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत मदद मिली। कृषि व्यवसाय में बहुत से ऐसे परिवर्तन लाए गए और उसी में एक परिवर्तन था हरित क्रांति, जिसका अभूतपूर्व परिणाम देखने को मिला। और इसमें था कि कृषि की आधुनिक नीति अपना करके उत्पादन को बढ़ाना। तो हरित क्रांति के अंतर्गत नवीन बीजों को लाया गया। इन बीजों से थोड़े से भी क्षेत्र में अधिक उत्पादन को प्राप्त किया गया। लगभग लोगों का उत्पादन दुगना हो गया और इसमें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना होता था, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और सिंचाई के लिए भरपूर जल होना आवश्यक होता था। इन चारों चीज़ों को संयोजित करके जो किसानों ने कार्य किया उससे गेहूं और चावल के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फिर 1986 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने गेहूं क्रांति के शीर्षक से एक डाक टिकट जारी किया जिसने हरित क्रांति की सफलता को बताया। इसके साथ ही साथ दलहन और तिलहन और पेय फसलों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत सरकार ने खाद्य निगम के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और चावल क्रय कराकर खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार बना दिया। सुरक्षित भंडार को ही हम बफर स्टॉक कहते हैं। और ये जो न्यूनतम समर्थित मूल्य था वो ये होता है कि फसल के उत्पादन से पहले ही किसानों को एक मूल्य घोषित करके बता दिया जाता है कि ये कम से कम आपकी फसल का इतना मूल्य रहेगा, उससे ज़्यादा में वो बिक्री हो सकती है लेकिन उसके नीचे नहीं जाता है। तो इससे किसानों को एक अश्योरिटी हो जाती है कि हमें अपने फसल का इतना मूल्य मिलेगा और वो निश्चित कर सकते हैं कि वो उस फसल का उत्पादन करें या ना करें। और इसी न्यूनतम समर्थित मूल्य पे ही सरकार किसानों से अनाज को खरीदती है और इन अनाजों को एक स्टॉक में रख लेती है जिसे बफर स्टॉक कहते हैं।
और इस बफर स्टॉक के माध्यम से वो असुरक्षित लोगों, जो खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हैं, उन लोगों तक अनाज पहुंचाती है। तो इस तरीके से खाद्य के दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए जो सरकार है वो दो तरीके से काम करती है। एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और दूसरा बफर स्टॉक से। तो बफर स्टॉक तो उस समय के लिए होता है जब खाद्य की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वो जो लोग हमेशा ही खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हैं उनको लगातार अनाज मुहैया कराती है। तो इस तरीके से कुछ तरीके अपना करके जो सरकार थी उसने खाद्य की समस्या को बहुत हद तक हल किया और खाद्य की क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। तो आज का जो आपका टॉपिक था ये यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे हम बताएंगे। धन्यवाद।